मेरे साथियों, कैसे हो? बढ़िया हो ना? बिल्कुल यार, सब बढ़िया ही रहना चाहिए। तो मेरे डियर साथियों, आज की वीडियो में क्लास जो 12th केमिस्ट्री हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था ना, इस चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है संक्षारण। तो भैया आज हम संक्षारण पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में संक्षारण पढ़ेंगे। इसके बाद संक्षारण का जो विद्युत रासायनिक सिद्धांत होता है, लोहे में जंग कैसे लगती है ना। तो मतलब आपको आखिर में आज जो है ना, हम यह बताने वाले हैं कि लोहे में जो जंग है वो लग कैसे जाती है, क्या उसका प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। तो भाई पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि संक्षारण क्या है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरोजन, ठीक है, क्या है। तो भाई संक्षारण शब्द हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन जंग लगना आपने जरूर सुना होगा। लोहे में जंग लगना, देखो आपको देख रही होगी पटरियों में, देखो जो रेल की पटरी है इनमें जंग लगी हुई है, ये आपको देख रही होंगी, है ना। संक्षारण का मतलब क्या होता है, जंग लगना। क्या होता है, जंग लगना। और जंग लगती किसमें है, संक्षारण होता किसमें है। तो भाई संक्षारण या जो जंग लगती है ना, वो अक्सर धातुओं में ही होती है। किसमें होती है, धातुओं में होती है ना। अब धातु का मतलब तो आप जानते ही हो, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि धातु होती क्या है ना। चलो अच्छा, कौन सी धातु में सब ज्यादा जंग लगती है, कौन सी कम धातु, कौन सी धातु में कम लगती है। तो भाई जो ज्यादा क्रियाशील धातु होंगी उनमें जंग ज्यादा लगेगी, और जो कम क्रियाशील धातु होंगी उनमें जंग कम लगेगी। समझ गए ना। अब संक्षारण होता क्या है, पहले तो ये सुन लो, ठीक हो। तो वायुमंडल द्वारा या किसी रासायनिक अभिकर्मक द्वारा, है ना, वायुमंडल द्वारा या किसी रासायनिक अभिकर्मक द्वारा। अब वायुमंडल द्वारा का मतलब क्या है सर, वायुमंडल का द्वारा का मतलब ये है कि जैसे हमने एक लोहे की छड़ को उठाया और हमने हमारी छत पे डाल दिया। अब छत पे जब हमने उस छड़ को डाल दिया तो उस पर वायुमंडलीय कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता, इनका आर्द्रता, इनका प्रभाव पड़ रहा है ना। उस पर वायुमंडल के कारकों का प्रभाव पड़ रहा है, ताप का भी पड़ रहा है ना, दाब का भी पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद वायुमंडलीय जो आर्द्रता है उसका भी पड़ रहा है ना। कभी वर्षा हो रही है, कभी धूप निकल रही है, तो इनका प्रभाव पड़ रहा है। तो इनके प्रभाव से क्या होता है, उस धातु की क्षण पर एक नवीन परत का बन जाता है। एक धातु की जो परत है उस पर नवीन परत बन जाती है। जैसे मान के चलो मेरे पास ये एक धातु की क्षण है, ये एक धातु की क्षण है, इसको मैंने खुले में, है ना, छत पे डाल दिया। तो इसको मैंने अगर खुले में छत पे डाल दिया तो इस पर क्या होगा बेटा, इस पर क्या होगा, जो वायुमंडल के कारक जैसे आपका ताप हुआ, है ना, जैसे आपका दाब हुआ, है ना, जैसे वायुमंडलीय आर्द्रता हुई, है ना, आर्द्रता हुई, तो इनका प्रभाव पड़ेगा। आर्द्रता मतलब नमी होता है, क्या होता है, नमी, है ना। इनका प्रभाव पड़ेगा, तो इनके प्रभाव से क्या होगा बेटा, इस धातु की सतह पर, है ना, एक नवीन परत बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक नवीन परत बन जाएगी, मतलब एक नई परत का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। नई परत का निर्माण हो जाएगा। और ये नई जो परत है, ये ये जो नई परत है एक सेल का काम करेगी। किसका काम करेगी, एक सेल का काम करेगी, है ना, जिसको हम संक्षारण सेल भी कह सकते हैं। कौन सा सेल कहते हैं, संक्षारण सेल, या फिर इसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भैया, गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं। संक्षारण सेल या गैल्वेनिक सेल का निर्माण हो जाता है इसके ऊपर। अब जब सेल का निर्माण हो जाएगा तो सेल में तो अभिक्रियाएं होंगी, हाँ अभिक्रियाएं होंगी। तो अभिक्रियाएं होंगी तो अभिक्रियाओं के कारण ये धातु जो है ना इलेक्ट्रॉन का दान करेगी, और जब इलेक्ट्रॉन का दान करेगी तो धीरे धीरे ये धातु जो है ना कमजोर हो जाएगी। धीरे धीरे ये धातु कमजोर हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे धातु नष्ट हो जाएगी। कितनी भी मजबूत लोहे की जो क्षण है, अगर उसमें संक्षारण हो जाए तो उसको फिर हम आसानी से तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। जैसे आपको लोहे की पटरी है, अगर ये लोहे की पटरी पूरी संक्षारित हो जाए ना तो इसको हाथ से तोड़ा जा सकता है ना। तो संक्षारण से धातु जो है ना नष्ट हो जाती है। लेकिन एक और बात, एक क्वेश्चन आता है कि संक्षारण होने पर, है ना, धातु का जो भार है वो बढ़ता है या नहीं। तो धातु के भार में क्या होती है, ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या होती है, वृद्धि। संक्षारित धातु का भार क्या होता है, अधिक होता है मूल धातु से। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो अब ये संक्षारण समझ गए, है ना। अब कुछ उत्कृष्ट धातु जैसे गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, है ना, जैसे गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, सिल्वर हुआ, है ना, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, इन धातुओं को छोड़कर
सभी धातुओं में संचारण की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है ना। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा आपसे कि गोल्ड जो प्लेटिनम है, सिल्वर है, इनमें संचारण नहीं होता, इनमें भी संचारण होता है लेकिन कम होता है। क्यों? क्योंकि ये कम क्रियाशील धातु है ना। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर ये आपको पता है हाइड्रोजन से नीचे रखी है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब हाइड्रोजन से नीचे रखी है तो इनका अपचायिक विभव क्या है, कम है, मतलब धनात्मक है, इसलिए कम संचारित होती है। ठीक है ना, तो ये कम संचारित होती है ये वाली धातुएं। ठीक है ना। चलो इसके बाद है ना, अब कुछ इसके उदाहरण है, जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक है ना, तांबे पर हरी परत का जमना। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप तांबे का कोई चूड़ा पहने हो, चूड़े है ना, और अगर वो आप सो जाते हो और ऐसा दबा हुआ रह जाता है तो आप देखते होगे एक निशान बन जाता है हरे कलर का, है ना, तो तांबे पर हरी परत का बनना। ठीक है। और जो सिल्वर है, सिल्वर का भदरंगा होना, सिल्वर अजीब कलर का हो जाता है ना, जब उस पर संचारित होता है। तो ये संचारण के उदाहरण। ठीक है ना। अब भाई जो संचारण है वो दो प्रकार का होता है। देखो मैं तो आपको पूरा पढ़ाऊंगा। संचारण है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है ना। चलो कौन कौन सा सर? संचारण दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला संचारण है वायुमंडलीय संचारण और दूसरा संचारण है निमज्जित संचारण। अब सर वायुमंडलीय संचारण, ये साफ साफ खुला दिख रहा है, वायुमंडलीय संचारण ओपन दिख रहा है। तो जब किसी धातु को, है ना, जब किसी धातु को खुले में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो धूल नमी के कारण उस पर जो संचारण होता है उसे वायुमंडलीय संचारण कहते हैं। ठीक है ना। जब किसी धातु को वायुमंडल में ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो धूल नमी के कारण जो भी उसके ऊपर संचारण होगा उसे क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय संचारण होगा। ठीक है। मतलब यहाँ पर इस पर जो है ना धूल नमी का प्रभाव भी होगा। देखो नमी तो मैंने लिख दिया, नमी का मतलब क्या होता है, आर्द्रता। ठीक है। तो धूल नमी इनका प्रभाव भी होगा, इसके कारण ही परत बन जाएगी, है ना। तो आपका वो कौन सा संचारण होगा, वायुमंडलीय संचारण होगा, है ना। अब वायुमंडलीय संचारण का मतलब सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, जैसे लोहे में जंग लगना, तांबे पर हरी परत का बनना, ये वायुमंडलीय संचारण की बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन दूसरा है निमज्जित संचारण। अब ये निमज्जित संचारण क्या होता है सर? तो देखो अक्सर तुमने देखा होगा जो पाइपलाइन है हमारे घर में, जो पानी आ रहा है, ये पाइपलाइन नीचे तो डली नहीं है, हाँ आप बोलोगे सर नहीं डली, ये कहाँ, पृथ्वी के अंदर गड़ी हुई है ना, पृथ्वी में जो है ना गड़ी हुई है, कुछ गहराई तक इनको दबा दिया गया है ना। तो अब देखो संचारण को रोकने के लिए आजकल तुमने देखा होगा प्लास्टिक के पाइप यूज हो रहे हैं, है ना। आजकल जो हमारे घर में जो पानी आ रहा है उनमें प्लास्टिक का पाइप लगा हुआ है, लेकिन पहले प्लास्टिक नहीं, पहले लोहे के पाइप लगते थे, आयरन के पाइप लगते थे। क्यों? तो अब प्लास्टिक क्यों लगाने लगे? क्योंकि भाई लोहे, आयरन जो है वो क्रियाशील धातु, उस पर होता है संचारण। तो इस संचारण को रोकने के लिए अब प्लास्टिक के पाइप लगे, क्योंकि इनमें संचारण की प्रवृत्ति बहुत ही मंद होती है। क्योंकि धातु, और एक और बात कहें, संचारण धातु में होता है, प्लास्टिक थोड़ी ना धातु है, तो उस पर संचारण बहुत ही ना के बराबर होता है, मतलब ये कहो कि होता ही नहीं। ठीक है ना। चलो तो जो पृथ्वी में या फिर हम कहें भूजल या किसी रासायनिक अभिकर्मक में डूबे पदार्थ पर भूमि जल मतलब नीचे, भूमि जल मतलब भूमि के अंदर, तो भूमि जल या किसी रासायनिक अभिकर्मक। अब रासायनिक अभिकर्मक से मतलब क्या है, जैसे मान के चलो मेरे पास ये पात्र है, ठीक है, इसमें कोई विद्युत अपघट्य डाला है, क्या डाला है, विद्युत अपघट्य, और मैं इसमें किसी धातु की कण को डुबा दूं, है ना, और ऐसे डूबा रहने दूं। अक्सर आपने देखा भी होगा, है ना, अगर आप किसी कारण से आप घर से बाहर जाते हो और जैसे पानी पीने का वो एक डंका होता है ना, डंका होता है पानी पीने का जिससे हम पानी लेते हैं, अगर उस पानी पीने वाले डंके को उसी में डाला रहने दो, तो कुछ दिन बाद हम आके देखते हैं तो उस पर जो डंका होता है स्टील का, उस पर एक परत जमा हो जाती है सफेद सी, वो संचारण ही है, वो क्या है, संचारण ही है। ठीक है। तो भूमि जल या किसी रासायनिक अभिकर्मक में डूबे पदार्थ पर जो संचारण होता है उसे निमज्जित संचारण कहते हैं, और निमज्जित संचारण का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पृथ्वी के अंदर धसी हुई पाइपलाइन। पृथ्वी के अंदर जो धसी हुई पाइपलाइन है वो निमज्जित संचारण का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है ना। चलो अब ये हो गया आपका संचारण क्या है, संचारण कितने प्रकार के, ठीक है ना। अब संचारण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, तो संचारण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं इनको अच्छे से समझो, एक एक करके चलो। तो हेडिंग डाल देंगे आप, संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। तो भाई संचारण को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला कारक है धातुओं की प्रकृति, है ना, या धात्विक प्रकृति, पहला कारक है। ठीक है ना। तो जैसे मान के चलो यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझते हैं, मेरे पास यहाँ पर दो धातुएं हैं, मेरे पास यहाँ पर दो धातुएं हैं, ये आपको यहाँ पर दिख रही है,
यहां पर एक धातु है कॉपर की और एक धातु है जिंक, ठीक है ना। अब मुझे आप इतना बता दीजिए कि जिंक और कॉपर में कौन अधिक क्रियाशील धातु है। तो आप बोलोगे सर जो जिंक है, हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी में पढ़ा था, जो जिंक है इस जिंक के लिए जो सेल विभव होता है वो आपका 0.76 होता है माइनस में, लेकिन इसके लिए जो सेल विभव होता है वो आपका 0.34 होता है प्लस में, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको बताया था जिसका ज्यादा ऋणात्मक होगा वो प्रबल अपचायक होगा, प्रबल अपचायक होगा। तो प्रबल अपचायक कौन है? जिंक, है ना। ज्यादा क्रियाशील कौन है? जिंक, क्योंकि इसका जो विभव है वो ज्यादा है ना, इसका विभव है वो बहुत कम है, मतलब ज्यादा ऋणात्मक, जो ज्यादा ऋणात्मक है वो ज्यादा अपचायक होगा, है ना। तो ये ज्यादा अपचायक है और जो धनात्मक होगा वो कम अपचायक होगा, मतलब कम क्रियाशील होगा। तो जिसका विभव ऋणात्मक है वो ज्यादा क्रियाशील और जिसका विभव धनात्मक वो कम क्रियाशील, ठीक है। तो कॉपर क्या होता है? कम क्रियाशील। अगर कॉपर और जिंक में अगर हम देखें तो जिंक जो है वो ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर क्या है? कम क्रियाशील है। कॉपर क्या है? कम क्रियाशील है। तो जिंक और कॉपर में से किस में संचारण ज्यादा होगा? तो आप बोलोगे सर क्रियाशीलता इसकी ज्यादा है। तो जब क्रियाशीलता इसकी ज्यादा है तो जो धूल हुआ, है ना, नमी हुई, है ना, आर्द्रता हुई, है ना, ताप हुआ, इनसे ज्यादा क्रिया कौन करेगा? जिंक क्रिया कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्रियाशील है ना, ज्यादा क्रियाशील है तो क्रियाशीलता दिखाएगा, तो ये जल्दी क्रिया करेगा इनसे और ये देर में क्रिया करेगा। तो जब ये धूल नमी से देर में क्रिया करेगा तो इसमें संचारण की प्रवृत्ति कम होगी, लेकिन इसमें संचारण की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि धूल नमी से ज्यादा क्रिया कर रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरा सिर्फ इतना सा, धातु जितनी ज्यादा सक्रिय होगी संचारण उतना ही अधिक होगा, है ना। एवं कम सक्रिय धातु का संचारण कम होता है और कम क्रियाशील धातु है तो उसका संचारण कम होगा। यही कारण तो है कि जो गोल्ड प्लेटिनम है इनमें संचारण कम होता है, क्योंकि ये कम क्रियाशील धातु है, ठीक है। अगला पॉइंट है धातु में अशुद्धि की उपस्थिति। धातु में किसकी उपस्थिति बेटा? अशुद्धि की उपस्थिति। तो बेटा अगर किसी धातु के अंदर अशुद्धि ज्यादा है, अगर किसी धातु पर अशुद्धि ज्यादा है, जैसे मान के चलो ये आयरन की छड़, ठीक है ना, और ये जो है ये भी आयरन की छड़ है, बट ये शुद्ध आयरन है और ये आयरन जो है इसमें कुछ अशुद्धि है, इसमें कुछ क्या है? अशुद्धि है, इसके ऊपर कुछ अशुद्धि है। तो अशुद्धि की उपस्थिति में जो संचारण है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अशुद्धि की उपस्थिति में देखो, जब अशुद्धि है तो अशुद्धि इसके ऊपर बैठ जाएगी। अब इसके ऊपर अशुद्धि बैठ जाएगी, इसके ऊपर अशुद्धि बैठ जाएगी तो बाहर से जब ताप, दाब और नमी का प्रभाव होगा तो वो नमी भी इस पर आकर बैठ जाएगी। तो जब नमी आकर बैठेगी तो इस पर छोटे 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 क्या बन जाएंगे? सेल बन जाएंगे, जिन्हें हम संचारण सेल या गैल्वेनिक कहते हैं, है ना। और इसी के कारण ये जल्दी से नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अशुद्धि के कारण धातु में संचारण की प्रवृत्ति अधिक होती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में धातु सरलता से छोटे छोटे सेल बना लेती है, जिससे संचारण की दर बढ़ जाती है और जिससे संचारण की दर बढ़ जाती है, बस ऐसा ही है ना। अब वायुमंडल की प्रकृति, तो भाई वायुमंडल की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करेगा संचारण, कि वायुमंडल की प्रकृति क्या है। अक्सर आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में रॉड को डाला रहने दो छत पर डाला रहने दो, संचारण उतना नहीं होगा। लेकिन बरसात में अगर आपने लोहे की रॉड को, लोहे की छड़ को छत पे डाल दिया तो पानी गिरेगा, फिर खुलेगा तो ताप में बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा, गर्मी पड़ेगी, है ना, ठंड लगेगी तो ताप में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, तो धातु जो है ना जल्दी संचारित हो जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना, वायुमंडल की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंडेंसी होती है। जब वायुमंडल में नमी, खारापन, पानी या CO2, SO2, SO3 आदि गैसें अधिक होती हैं, क्या बोला मैंने? जब वायुमंडल में नमी, CO2, SO2, SO3 ये वायुमंडल में उपस्थित होती हैं, अगर ये वायुमंडल में ज्यादा हैं और जो बरसात में ये ज्यादा होती हैं, बरसात के समय पे ये चीजें ज्यादा होती हैं, नमी भी ज्यादा होती है, CO2 भी ज्यादा होती है, क्योंकि गर्मी भी पड़ती है ना, भपका लगता है ना एकदम, है ना। तो आदि गैसें अधिक होंगी, संचारण की प्रवृत्ति अधिक होती है ना, लेकिन इनकी मात्रा वायुमंडल में कम होने पर संचारण की दर बहुत ज्यादा कम हो जाती है ना, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो ये चीजें ज्यादा रहेंगी तो संचारण ज्यादा, कम रहेगी तो कम, ठीक है। चलो अब धातुओं की विकृति, अगला पॉइंट है बेटा धातुओं की विकृति। अब विकृति क्या होती है सर? विकृति तो हमें पता ही नहीं। तो विकृति का मतलब क्या होता है? किसी क्षण को मोड़ना। जैसे मान के चलो मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। विकृत, मैं विकृत को केवल समझा रहा हूँ। किसको समझा रहा हूँ बेटा? विकृत को। जैसे मान के चलो
यही है मेरे पास, ये है ना, यह एक रेस्टर अभी सीधा रखा हुआ है। अगर मुझे इसको विकृत करना है, मतलब इसको क्या करूंगा, मैं मोड़ दूंगा। तो ये मोड़ना, किसी धातु को मोड़ना, विकृत करना कहलाता है ना। किसी धातु के मूल रूप को नष्ट करना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, किसी धातु के मूल रूप को नष्ट करना विकृत कहलाता है ना। तो इसका मूल रूप तो ऐसा था भाई, मूल रूप ये है, लेकिन इसको मोड़ दिया मैंने तो विकृत कर दिया, है ना। तो किसी धातु के मूल रूप को नष्ट करना विकृत कहलाता है, ठीक है। तो चिकनी या समतल सतह वाली धातु का संचारण मुड़ी या खुरदरी धातु से कम होता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों क्यों होता है ऐसा? जैसे मान के चलो यही धातु है, अगर मैंने इसी धातु को क्या कर दिया, मोड़ दिया, इसी धातु को मैंने क्या कर दिया भैया, मोड़ दिया, है ना। तो मुड़े हुए भाग पर क्या होगा, जो मुड़ा हुआ भाग है, इस मुड़े हुए भाग पर इलेक्ट्रॉन का जो तनाव है वो बढ़ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉनों का तनाव बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जो धातु है वो ज्यादा क्रियाशील हो जाएगी, और ज्यादा क्रियाशील हो जाएगी तो ये धूल नमी को जल्दी से पकड़ने लगेगी, उनसे जल्दी क्रिया करने लगेगी और संचारण ज्यादा होगा। लेकिन जो चिकनी और समतल सतह वाली धातु हैं उनमें संचारण कम होगा, है ना, क्योंकि वहां पर कोई अशुद्धि नहीं है, अशुद्धि के कारण उसमें संचारण सेल आसानी से नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो इतना याद रखना कि चिकनी या समतल सतह वाली धातु का संचारण मुड़ी हुई या खुरदरी धातु से कम होता है, क्योंकि धातु के मुड़े हुए स्थानों पर परमाणु या अणुओं का प्रभाव या तनाव अधिक हो जाता है, और जब तनाव अधिक हो जाएगा तो वहां धातु ज्यादा क्रियाशील हो जाएगी, और जब धातु ज्यादा क्रियाशील होगी तो उसमें संचारण क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये संचारण को हमने क्या देखे, प्रभावित करने वाले कारक, मतलब संचारण को कैसे, है ना, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, कैसे घटाया जा सकता है। अब अगला है हमारा धातु जो संचारण से बचाव। अब संचारण से बचाव कैसे कर सकते हैं, संचारण को हम कैसे कम कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका क्या है ना, सबसे पहला तरीका क्या है कि आप ताप उपचार विधि द्वारा, ताप उपचार क्या होता है, ताप उपचार विधि में क्या करते हैं, हम किसी भी धातु को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे लोहा ने देखा, कैसी भी धातु ले जाओ, उसको गर्म करके किसी भी रूप में ढाल देता है ना। तो ताप उपचार विधि मतलब जब धातुओं पर उपस्थित खुरदरापन, है ना, को ताप विधि द्वारा चिकना कर दिया जाता है। जो खुदरा होती है धातु, उसको गरम करके उसको चिकना कर दिया जाता है ना, तब संचारण की दर कम हो जाती है ना, संचारण कम हो जाता है क्योंकि उसको चिकना कर दिया है। और चिकनी सतह जो है ना, उस पर संचारण कम होता है, क्योंकि वहां जो चिकनी सतह होती है वो कम क्रियाशील धातु होती है ना, क्रियाशीलता कम होती है, तो संचारण कम होता है, ठीक है ना। अगला, पॉलिश या जंग रोधी पेंट लगाकर, है ना, जब धातुओं पर पॉलिश या जंग रोधी पेंट लगा दिया जाता है तब वायु या नमी के संपर्क में नहीं आती, बिल्कुल संपर्क है, जो बात है ना। जैसे मान के चलो ये धातु है, अब हमने इस पर जंग रोधी पेंट लगा दिया, एक जंग रोधी क्या लगा दिया, पेंट लगा दिया। अब जब इस पर ताप, नमी, है ना, आर्द्रता का प्रभाव पड़ेगा तो किस पर पड़ेगा, इस पॉलिश पर पड़ेगा, इस धातु पर नहीं, क्योंकि इस धातु के ऊपर तो पॉलिश है, तो पॉलिश जो है ना पर पड़ेगा ताप दाब का प्रभाव, इस धातु पर नहीं। तो जब धातु पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तो धातु सुरक्षित रहेगी, धातु क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तो ध्यान रखना कि जंग रोधी पेंट लगाकर हम संचारण रोक सकते हैं, क्योंकि जब जंग रोधी पेंट लगा दिया जाता है तो धूल नमी मिट्टी से कौन लड़ता है, जंग जो पेंट होता है या पॉलिश होता है वो लड़ता है, धातु तो सुरक्षित रहती है। इसीलिए धातुओं पर क्या कर दिया जाता है, पेंट या पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे वो वायुमंडलीय कारकों के प्रभाव में ना आए, ठीक है। फिर अगला है विद्युत लेपन द्वारा। अब ये विद्युत लेपन क्या होता है, विद्युत लेपन या गैल्वेनीकरण द्वारा या जस्टीकरण द्वारा, इसके 2-3 नाम हैं, गैल्वेनीकरण, जस्टीकरण, ये क्या होता है सर? तो इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं बेटा, एक धातु पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं। जैसे मान के चलो ये धातु है ना, अब ये धातु है आयरन की, है ना, अब मुझे इस आयरन के संचारण को क्या करना है, रोकना। तो मैं क्या कर दूंगा, इस पर एक अन्य धातु की परत चढ़ा दूंगा, अन्य धातु की क्या कर दूंगा, परत चढ़ा दूंगा, है ना। तो जब अन्य धातु की परत चढ़ा दूंगा तो ये जो धातु सुरक्षित बचेगी। अब संचारण से कौन प्रभावित होगी, जो ऊपर हमने जो धातु लगाई है वो प्रभावित होगी, ये तो आपकी सुरक्षित रह जाएगी ना, ये तो आपकी सुरक्षित रह जाएगी, बिल्कुल सही बात है ना। तो ध्यान रखना कि धातु की सतह पर अन्य धातु जैसे जिंक, निकेल, एल्यूमिनियम, टिन आदि की परत चढ़ाना जो है ना, गैल्वेनीकरण या विद्युत लेपन या जस्टीकरण कहलाता है। इससे संचारण को रोका जा सकता है, ठीक है, क्योंकि संचारण अब दूसरी धातु ये होगी, लेकिन ये तो बच जाएगी ना, बचाने के उपाय देख रहे हैं, है ना। तो हम ऐसा भी करके बता सकते हैं। अगला
ग्रीस या ऑयल लगाकर, ये तो आपको सबको पता है, ठीक है ना। चलो फिर अगला है मिश्र धातु बनाकर। हाँ, आपने अक्सर देखा होगा मिश्र धातु में संक्षारण कम होता है। जैसे मान के चलो लोहा ही है, लोहा में संक्षारण जो है ना अधिक होता है, लेकिन जब हम इसमें इस लोहा में है ना, लोहा में निकेल है ना और क्रोमियम मिलाकर स्टील बना दें, क्या बना दें, स्टील। तो आपने सुना होगा स्टील में संक्षारण जो है ना, स्टील में संक्षारण जो है ना कम हो जाता है। अब जैसे मान के चलो हमारे पास कॉपर है, इस कॉपर में संक्षारण होगा, लेकिन अगर कॉपर में जिंक मिला दें तो क्या बन जाएगा, पीतल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पीतल। अब ये जो पीतल बना है इसमें संक्षारण उतना नहीं होगा जितना कॉपर और अकेले जिंक में हो रहा है। तो संक्षारण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है मिश्र धातु बनाने से, ठीक है ना। तो आयरन निकल क्रोमियम, ठीक है, जैसे स्टेनलेस स्टील बोलते हैं इसको, आयरन निकल क्रोमियम को, ठीक है। जैसे पीतल हुआ कॉपर और जिंक, है ना, जैसे कांसा हुआ कॉपर और टिन, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे 4-5 पॉइंट हो गए। तो ये हमने संक्षारण को थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझा। अब ये थ्योरी ही पढ़ रहे थे हम, संक्षारण जो है हम इसकी थ्योरी ही पढ़ रहे थे। अब हमें मेन संक्षारण का जो विद्युत रासायनिक सिद्धांत है उसको पढ़ना है, और ये जो है आपके पेपर में आता है बेटा। ये जो है संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत है, ये पेपर में आता है, आपसे पूछा जाता है। तो अब ये जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है इसको हम अच्छे से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो हेडिंग डालो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जिसका नाम है संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, ठीक है ना। अब संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत हमें बताता कैसा, किसके बारे में हमें जानकारी देता है, संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। तो सबसे पहले तो ये सुन लो, इस सिद्धांत के आधार पर हम अशुद्ध धातुओं का जो संक्षारण है बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, है ना। अशुद्ध धातुओं का संक्षारण बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो अशुद्ध धातुओं को संक्षारण को ज्ञात करने के लिए सिद्धांत दिया गया था। क्यों, क्योंकि संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है। यह एक इंपॉर्टेंट लाइन है। संक्षारण कौन सी क्रिया है, अपचयन, ऑक्सीकरण, रासायनिक प्रक्रिया कौन सी है, तो संक्षारण, ध्यान रखना रासायनिक प्रक्रिया है, ये ऑब्जेक्ट में आता है क्वेश्चन। संक्षारण कौन सी प्रक्रिया, ऑप्शन दे देते हैं, अपचयन है, ऑक्सीकरण है, रेडॉक्स है, रासायनिक है, कौन सी है, रासायनिक, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, अशुद्धि के कारण, है ना, जिसमें अशुद्धि के कारण क्या होता है, धातु की सतह पर कुछ छोटे छोटे सेल बन जाते हैं जिन्हें संक्षारण सेल कहते हैं, ठीक है। अब जब संक्षारण सेल कहते हैं तो सेल में तो भाई कुछ एनोड भी होता है, कुछ कैथोड भी होता है। हाँ सर, सेल है तो एनोड होगा, कैथोड भी होगा, बिल्कुल होगा। तो इसमें क्या होता है, जब संक्षारण, किसी धातु पर संक्षारण होता है बेटा, तो इसमें जो शुद्ध धातु होती है, जैसे मान के चलो हमारे पास लोहा ही, आयरन ही है ना, जब इस पर संक्षारण होगा तो इस पे क्या होगा, अशुद्धि के कारण, किसके कारण बेटा, अशुद्धि के कारण, अशुद्धि के कारण इसके ऊपर, अशुद्धि के कारण इसके ऊपर कुछ क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे जो है ना सेल बन जाएंगे इस टाइप, छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, सेल बन जाएंगे इस टाइप, ऐसे, है ना, छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, सेल बन जाएंगे इस टाइप के। अब इस धातु को देखो, बहुत अच्छे से इस धातु को जज करो। इसके ऊपर देखो कुछ दाने से दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, इस धातु के ऊपर दाने से दिख रहे हैं। ये दाने क्या है, यही सेल, यही जो दाने से दिख रहे हैं यही संचारित सेल, यही संचारित सेल है। इनको गैल्वेनिक सेल या संचारण सेल कहते हैं, ठीक है ना। तो धातु के ऊपर क्या हो जाते हैं, कुछ सेल बन जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, संचारण सेल बोलते हैं। अब इसमें जो शुद्ध धातु होती है, जैसे ये शुद्ध धातु आयरन है, ये शुद्ध धातु जो है वो एनोड का काम करेगी, किसका काम करेगी, एनोड का काम करेगी। और इसमें जो अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां वो कैथोड का काम करेंगी। और अशुद्धि में ज्यादातर होगा कौन कौन, तो अशुद्धि में बेटा जो नमी है और जो O2 है, ये अशुद्धि में नमी और O2 होगा जो कैथोड का काम करेगी, ठीक है सर। अब सर एनोड भी मिल गया, हमें कैथोड भी मिल गया। अब एक चीज और चाहिए, विद्युत अपघट्ट, है ना। तो इसमें जो बेटा जो विद्युत अपघट्ट है, जो इसमें विद्युत अपघट्ट है वो कौन काम करेगा, तो CO2 और जो O2 है वो एक इसमें विद्युत अपघट्ट का काम करेगी। तो पूरा का पूरा सेल तैयार हो गया ना, एनोड मिल गया, कैथोड मिल गया, पूरा का पूरा सेल तैयार हो गया। क्या दिक्कत है, पूरा का पूरा सेल बन के तैयार हो गया। अब सेल बन गया तो कुछ अभिक्रियाएं होंगी, तो कुछ एनोड पर भी होगा और कुछ कैथोड पर भी होगा, बिल्कुल होगा। तो पहले तो देख लो, इसका उदाहरण है लोहे में जंग लगना। इसका उदाहरण क्या है, लोहे में जंग लगना। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है कि संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत क्या है, इससे समझाते हुए
लोहे में जंग लगने का उदाहरण देकर इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए, है ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि संक्षारण क्या है, लोहे में जंग लगने का उदाहरण देकर इसकी अभिक्रियाएं लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने उदाहरण में देखा कि लोहे में जंग लगना। अब लोहे में जब जंग लगती है तो इसमें होता क्या है, तो इस प्रक्रिया में सूक्ष्म सेलों में शुद्ध लोहा काय का काम करेगा, एनोड का काम करेगा। अशुद्धियां कैथोड का काम करती हैं तथा O2 और CO2 का जो है ना विद्युत अपघट्ट का काम करता है। किसका काम करता है, विद्युत अपघट्ट। अब पूरा सेल बन गया तो कुछ अभिक्रियाएं होंगी, तो कुछ अभिक्रिया में कुछ एनोड पर भी होगा। क्या होगा, कुछ एनोड पर। तो हेडिंग डाल दी हमने एनोड पर। तो भैया एनोड पर क्या होगा, तो एनोड का काम कौन कर रहा है, एनोड का काम कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे सर एनोड का काम तो आयरन कर रहा है, लोहा कर रहा है। तो एनोड पर क्या होता है, तो बताओ। एनोड पर तो सर ऑक्सीकरण होता है ना, तो ऑक्सीकरण होगा तो जो आयरन आपको दिख रहा है Fe, ये Fe जो दिख रहा है, Fe जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, दान। क्योंकि Fe 2 ही इलेक्ट्रॉन का दान करता है, Fe पर 2+ होता है ना, तो Fe 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। और Fe जब 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर जाएगा तो Fe पर बन जाएगा 2+, Fe पर 2+। ये एनोड पर हो गया। और ये एनोड पर हुआ क्या, तो आप बोलोगे सर ये ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, चलो अब कुछ एनोड पर हुआ तो कुछ कैथोड पर भी होगा यार, कैथोड पर भी होगा। तो कैथोड पर क्या होगा, देखो मेरे भाई, कैथोड पर पहले मुझे इतना बताओ कि कैथोड पर है क्या। तो आप बोलोगे सर कैथोड पर H2 और O2 है, नमी है। तो बेटा जो कैथोड है इस पर H2 और जो O2, लेकिन भाई कैथोड पर अपचयन होता है। क्या होता है, कैथोड पर अपचयन होता है। तो जैसे ही ये कैथोड पर अपचयन होगा, अपचयन में तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तो ये जैसे ही अपचयन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण। जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो बेटा H यहाँ पर 2 है, O यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ 2 है, तो यहाँ ये 1/2 कर दो, तो क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 1 O बचेगा, है ना। 1 O ये है, 1 O ये है, 2 O हो गए और 2 OH। देखो 2 O हो गए और 2 H, तो ये 2 O और 2 H 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके OH माइनस बना लेंगे, 2 OH माइनस बन जाएगा, है ना। क्योंकि O और H है तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो यही क्रिया होगी, और कुछ विशेष तो बना नहीं सकते हम। H2 तो पहले ही है, क्या फिर से H2 बना दें, पॉसिबल ही नहीं, इसलिए ग्रहण करके OH माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो एनोड पर क्या बन गया, Fe2+ बन गया, कैथोड पर क्या बन गया, OH माइनस बन गया। ठीक है ना। तो अब हमने देख लिया कि जो एनोड है, इस एनोड पर क्या बन चुका है, तो एनोड पर बेटा बन चुका है Fe2+, है ना। और जो कैथोड है, इस कैथोड पर क्या बन गया है, OH-, 2OH-। तो अब भाई एनोड पर ये बन गया है। अब स्टार्टिंग की बात अलग थी, स्टार्टिंग में Fe था, है ना, लेकिन अब की बात अगर करें तो अब बन गया है Fe2+ एनोड पर, और कैथोड पर बन गया है OH-। आगे क्या है, तो यार जब Fe2+ OH- बन गए तो आपको पता है प्लस वाला तो माइनस को ढूंढता है, और माइनस वाला प्लस को ढूंढता है। हाँ सर ये भी बात सत्य है। तो आगे क्या होगा, जो Fe2+ है ये OH- से क्रिया कर जाएगा, OH- से क्रिया कर जाएगा। ठीक है, यहाँ OH- से क्रिया कर जाएगा, तो यहाँ पर लिख देना, यहाँ प्राप्त OH- आयन Fe2+ आयन से क्रिया करके, आयन से क्रिया करके FeOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्वाइस, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, बनाता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, यहाँ प्राप्त जो OH- है ये आयन Fe2+, यहाँ बना ना, आयन से क्रिया करके FeOH का होल ट्वाइस फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है। लेकिन ये बना कहाँ, तो ये बना इसके ऊपर, मतलब यही बना है। ये जो FeOH का होल ट्वाइस है ये इसके ऊपर ही बना, यही। ठीक है सर, जंग बन गई क्या, नहीं, अभी जंग नहीं बनी, अभी इसके ऊपर FeOH का होल ट्वाइस बना। तो सर फिर जंग कैसे बनेगी, जंग में क्या होगा, तो भाई जो FeOH का होल ट्वाइस बन गया, तो बताओ मुझे क्या FeOH के होल ट्वाइस
बनने के बाद क्या धूल नमी इनका प्रभाव नहीं होगा? क्या जब ये बन जाएगा तो ये आना रुक जाएंगे? जब ये FeOH का होल ट्वाइस बन जाएगा तब ये जो नमी है O2 है ये आना रुक जाएंगे, ये फिर नहीं आएंगे क्या? ऐसा तो जरूरी नहीं है कि ना आए, वो तो आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे, है ना। तो आगे क्या होगा, जो FeOH का होल ट्वाइस है, अब आगे क्या होगा जब ये बन जाएगा, तो अगर फिर इस पर धूल नमी मिट्टी आ रहे हैं तो आगे जो FeOH का होल ट्वाइस है धूल नमी मिट्टी से फिर से क्रिया करेगा और फिर अंत में जंग का निर्माण कर देगा। ठीक है, अभी तो हमें क्या करना है, इसकी रिएक्शन तो लिखना है ना। तो इसकी रिएक्शन में क्या बना भाई, Fe है ना, Fe2 प्लस था, ठीक है ना, और इसने किससे क्रिया की, OH माइनस से, तो ये OH माइनस से कितने थे, 2, है ना। तो प्लस से माइनस कैंसिल होगा और ये बन जाएगा FeOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्वाइस, जिसको फेरस हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसके नीचे लिख देना। ठीक है, मैंने अब क्या बताया कि जो FeOH का होल ट्वाइस बन जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद धूल मिट्टी नमी जो है ना इनका आना बंद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आगे क्या होगा, जो FeOH का होल ट्वाइस है जब ये बन जाएगा तो इस पर अब यदि इस पर धूल नमी का प्रभाव हो रहा है तो FeOH जंग में बदल जाएगा। ठीक है, तो आगे अगर इस पर फिर से नमी का और O2 का प्रभाव हो रहा है, आगे जाके अगर अब इस पर है ना नमी का और O2 का प्रभाव हो रहा है तो अब आगे जाके बेटा ये मिलकर Fe2O3.3H2 है ना, वैसे XH2 लिखते हैं। अगर इसको बैलेंस करें, अगर इसको हम बैलेंस कर दें, ठीक है ना, एक सेकंड मैं देखता हूं पहले, है ना, दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वैसे तो अगर हम इसको बैलेंस नहीं कर रहे तो यहाँ पर Fe2O3.XH2 लिखना, जो जंग है, क्या है, जंग, ये जंग का सूत्र है, जंग का सूत्र है। और अगर आप इसको बैलेंस करते हो, अगर आप इसको बैलेंस करते हो, एक सेकेंड, है ना, अगर आप इसको, पहले तो इसका नाम लिखता हूं बेटा, है ना, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, हाइड्रेटेड आयरन या फिर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये आपका जल को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड, तो यहां लिख रहा हूं नाम, है ना, हाइड्रेटेड फेरिक। अब ये फेरिक क्यों बोला जाने लगा सर, यहाँ तो आप फेरस बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो Fe है वो 3+ ऑक्सीकरण अवस्था में, और Fe3+ में है तो इसको फेरिक बोलेंगे। ठीक है, और ये ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड, तो यहाँ पर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये जंग का, जो जंग है इसका रासायनिक नाम है। तो आपसे कोई पूछ ले कि जंग जो Fe2O3 है .XH2 है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसका रासायनिक का नाम है, और ये जंग का क्या है, सूत्र Fe2O3.XH2। लेकिन भाई जब हम इसको बैलेंस करते हैं, लेकिन हम जब इसको बैलेंस करते हैं तो Fe के आगे कितना लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, 1/2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी जगह, है ना, इसकी जगह फिर हमें 3 लिखना पड़ता है ना, ध्यान रखना, है ना, 3 लिखना पड़ता है, 3। तो ये Fe2O3.3H2 इसका सही सूत्र है। मैं कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूं, ठीक है ना। तो जंग, जो जंग है, जंग का सूत्र क्या होता है भैया, Fe2O3.3H2O, लेकिन ये कम ही पूछा जाता है पेपर में, है ना। आपको जंग का सूत्र यही मिलेगा Fe2O3.XH2O, लेकिन जब इसको बैलेंस कर देंगे तो S की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जिसका सूत्र बनेगा Fe2O3.3H2। इसका नाम भी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, इसका नाम भी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। तो जंग का सूत्र है ना। तो सूत्र आपको पेपर में ये आ जाए या फिर ये आ जाए, आपको लिख देना, ठीक है ना। तो ऐसे करके बेटा जंग का निर्माण होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई कि आपके चैप्टर जो है ना वो लगभग समाप्त हो गया है। बट हमें न्यूमेरिकल करने हैं, टॉपिक सारे समाप्त हो गए, टॉपिक हमने पूरे कवर कर लिए, बट हमें न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। तो एक बार जरूर से बताना वीडियो को आपको लगा कैसा, वीडियो कैसा लगा, क्या मजा आया आपको वीडियो में, सारी चीजें एक एक। देखो भाई, मैं हंसी मजाक का तो वो रखता नहीं कि आपको बीच में पढ़ा रहा हूँ और बीच में मजाक कर रहा हूँ, नहीं, वो नहीं, एकदम पढ़ाना सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज को क्लियर करके हम टॉपिक को क्लियर करते हैं, ठीक है। कोई हंसी मजाक नहीं होती, हंसी मजाक करना है आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा है कि पढ़ाई के समय पर केवल पढ़ाई होनी चाहिए,
ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।